हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक नेमा, सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भोपाल में कॉमर्स में प्रोफेसर हूं। और आज मैं आपको एमकॉम फर्स्ट सेम के ओवरऑल जो हमारे 4 पेपर होते हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है और वो है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उस पर हम ओवरऑल चर्चा करेंगे आपको। इस एडवांस अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। टोटल सिलेबस हमारा जो है डिवाइडेड है 5 यूनिट में। और इस पेपर जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनके लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पूरे साल भर बच्चे वरीड रहते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ते भी अकाउंट्स हैं और साथ में सबसे ज़्यादा कोचिंग, टीचर से प्रॉब्लम रेज करके गाइडेंस लेना, ये भी इसी पेपर में सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं आज आपसे जो है अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग जो आपका एमकॉम में 3rd पेपर है उसके ऊपर चर्चा करूँगा, क्योंकि अकाउंटिंग हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बच्चों से सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ। आज इसमें सिलेबस में हम पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें इसके यूनिट में यदि हम फर्स्ट यूनिट पर चर्चा करें, और फर्स्ट यूनिट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, वो है एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी एडवांस प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखिए, हर व्यवसायी, हर बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस शुरू करता है, छोटा से छोटा बिजनेस है या बड़ा से बड़ा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा कारोबार है, यदि वो शुरू करता है जब बिजनेस, तो वो साल के अंत में एक सर्टेन पीरियड के बाद वो जानना चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसको जानने के लिए वो एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि, जिसको सामान्यतः कहते हैं हम 1 वर्ष का पीरियड होता है। कुछ जो है ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 1 साल होता है। कुछ लोग अकाउंटिंग ईयर वो अपना कैलेंडर ईयर को मानते हैं। कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से शुरू होता है और वो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो एकेडमिक ईयर यानी 1 जुलाई से शुरू होता है और वो 30 जून को ख़त्म होता है। इस प्रकार से एक सर्टेन पीरियड यानी 1 वर्ष में वो जानना चाहता है कि एंड ऑफ द ईयर में मेरी साल भर जो मैंने बिजनेस किया है, जो व्यवसाय किया है, जो माल बेचा है, खरीदा है, जो मेरे बहुत से खर्च हुए, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, तो वो जानना चाहता है। और उसको जानने के लिए वो बनाता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स यानी जो फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको आर्थिक विवरण कहते हैं। और आर्थिक विवरण में वो जो अकाउंट तैयार करता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट तैयार किए जाते हैं, 3 विवरण तैयार किए जाते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। इसमें ये जो फाइनल अकाउंट्स है, ये फाइनल अकाउंट के साथ साथ विथ एडजस्टमेंट यानी फर्स्ट यूनिट में फाइनल अकाउंट सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ चुके होते हैं। परंतु ये पीजी में आकर, एमकॉम में आकर ये एडवांस लेवल का होता है। और एडवांस लेवल में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस पेपर के साथ साथ ये फर्स्ट यूनिट है, ये हर कॉमर्शियल कंसर्न, चाहे वो चैरिटेबल हो, कॉमर्शियल हो, या किसी भी तरह का कॉमर्शियल कंसर्न है, तो वो जरूर बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करता है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करता है तो फाइनल अकाउंट बनाता है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए उसे ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेडिंग से वो निकालता है कि मुझे कितना मैंने साल भर परचेस किया है, कितना मैंने सेल किया है, कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, और इसके ऊपर कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो किस तरह के होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से वो टोटल निकालता है कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है व्यापार करने से। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। और दूसरा अकाउंट इसी के साथ अकाउंट जब फाइनलाइज करते हैं तो दूसरा अकाउंट होता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस यानी यहाँ पर जो है हम जितने एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, और जो इनकम्स होती है उन्हें क्रेडिट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम टोटल हमारे एक्सपेंडिचर को और इनकम को हम शामिल करते हुए दूसरा अकाउंट तैयार करते हैं। तीसरा होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस यूनिट की बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बैलेंस शीट से टोटल एसेट्स कितने की है, टोटल लायबिलिटीज कितने की है, उस स्टेटमेंट से वो निकालता है।
अब ये 3 चीज़ें जब निकालता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें उसकी जो ईयर एंड होता है, जैसे अपन मानते हैं कि 31 मार्च है, तो 31 मार्च को उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही हैं। पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं कि वो उस 31 मार्च तक वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक बिल है। इलेक्ट्रिक बिल जो है हमारा मार्च का जो बिल है वो अप्रैल में आता है, अप्रैल का बिल मई में आता है। तो अब 31 मार्च को जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है उसका हमारे पास बिल आता है कब? अप्रैल में। वो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो रही है हमारी 31 मार्च को। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो है हम इसको एडजस्टमेंट कहते हैं, और एडजस्टमेंट को जो है हम इस 31 मार्च के बाद भी, क्योंकि वो मार्च का पेमेंट है, बिल हमारा अप्रैल में आएगा, पेमेंट हम भले बाद में करेंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड में जो है ऑन रिकॉर्ड एडजस्टमेंट में हम उसको डेबिट करेंगे, शो करेंगे, डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे कि ये पेमेंट अभी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। अभी हमने जो ड्यू तो हो गया था मार्च का इस साल में, परंतु हम पेमेंट नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, जैसे लेबर है या हमारा सैलरी पर्सन है। अब मान लो कोई व्यक्ति है हमारे यहाँ सर्विस कर रहा है, पर तो 2 महीने के लिए बाहर गया हुआ है, उसका पेमेंट हम नहीं कर पाए हैं। तो जब पेमेंट कब करेंगे? होगा तो वो मार्च में ही होगा, उसी महीने में होगा। परंतु क्या होता है, उसका पेमेंट जो 1 महीने का या 2 महीने का जो पेमेंट हम नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट पेड। तो उसको हम जो है उसको हम इसमें शो करते हैं कि पेड अप अमाउंट जो है 11 मंथ्स का हो गया है, 11 महीने का भुगतान कर दिया है, और 1 महीने का भुगतान अभी ड्यू बट नॉट पेड, अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो उसको हम शामिल करते हैं। इस प्रकार के ये एडजस्टमेंट कहलाते हैं। और एडजस्टमेंट को पीजी में जो है लगभग 20-22 तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसको हम शो करते हैं। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट करने से व्यक्ति को बहुत सारा एक्सपर्टाइज इस फील्ड में आ जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को कैसे ड्यू है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एडवांस पेमेंट मिल जाते हैं, एडवांस पेमेंट मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई एडवांस पेमेंट दे रहा है हमको, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि उसका पेमेंट हम नहीं लेंगे, पेमेंट तो ले लेंगे, पैसा तो ले लेंगे, परंतु वो इस साल की करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो एडवांस इनकम होगी, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो एडजस्टमेंट में हम रिसीव तो करते हैं, पर तो वो लायबिलिटी में भी शो करते हैं। इस तरह से बच्चों ये जो एडजस्टमेंट कहलाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझना पड़ता है। और इसके आधार पर जब हम अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू में यही एडजस्टमेंट पूछते हैं कि इससे आपको समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कितना एक्सपर्ट है। तो ये फाइनल अकाउंट वाला जो चैप्टर है अपना फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर हमारे पढ़ेंगे वो है यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कॉमर्शियल कंसर्न, ठीक है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ बैंक रिकवरी स्टेटमेंट। जितने भी कॉमर्शियल कंसर्न होते हैं वो एक बैंक में अकाउंट खोलते हैं, और बैंक में अकाउंट होने के बाद जो है उनके पास कैश बुक का रिकॉर्ड होता है, बिजनेसमैन के पास, व्यवसाय के पास कैश बुक रखता है वो, और बैंक में बैंक बुक रहती है। तो वो क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर में या हाफ ईयरली वो समय समय पर स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं, और बैंक से स्टेटमेंट लेकर और जो उनकी कैश बुक का रिकॉर्ड है उससे वो टैली करते हैं, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकनसाइल करते हैं। कौन से ऐसे पेमेंट है, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने चेक तो इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया तो अपने रिकॉर्ड में तो उसने ले लिया कि चेक इशू कर दिया, उतना वो पेमेंट शो करेगा कैश बुक में। परंतु क्या है, उसका पेमेंट अभी जो है ना उसमें उस कस्टमर ने या जिस व्यक्ति को उसने चेक इशू किया है वो अभी बैंक में उसने प्रोड्यूस नहीं किया, बैंक में उसने जमा नहीं किया पेमेंट के लिए। जब नहीं आया तो बैंक से पेमेंट होगा, तो बैंक का जो रिकॉर्ड है वो आपको कुछ और बताएगा, कैश बुक का रिकॉर्ड कुछ और बताएगा। तो इससे एक हम हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, और एनुअली भी हम बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं और उससे बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकनसाइल करते हैं। तो इस संबंध में सेकेंड यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। उसी तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसी सेकेंड यूनिट में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यानी गलतियाँ हो जाती हैं, पर तो हम साधारणतः जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई गलती हो गई, हमने पेज फाड़ दिया या क्रॉस कर दिया और उसको मान लिया गलत हो गया, तो उसको गलत मान लिया या हमने उसको क्रॉस कर दिया। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेखा की पुस्तकों में हम कभी क्रॉस नहीं करते, कभी लेजर का या कैश बुक का पेज कभी नहीं फाड़ते। तो फिर क्या करें, गलती हो गई, किसी को ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो फिर उसको हम जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में उसकी गलती का सुधार करते हैं। गलती हुई, ज़्यादा डेबिट कर दिया हमने, तो वापस उसको हम क्रेडिट करेंगे, उस पार्टी को हम वापस क्रेडिट करते हैं। इससे क्या होता है, वो जो हमारे जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाती है, सुधार हो जाता है। ऐसी कई तरह की एरर्स होती हैं जिसके अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जब आप सर्विस में आ जाएंगे, आप अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तो यदि इसमें आपका नॉलेज होगा तो वहाँ पर आपकी बड़ी मदद मिलेगी और आप उसको एरर्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे। इसी तरह से एक चैप्टर और सेकेंड यूनिट में है, और वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए, कॉमर्शियल कंसर्न में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक चैरिटेबल होता है, एक नॉन प्रॉफिटेबल, यानी प्रॉफिट पैसा कमाने के लिए नहीं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कई धार्मिक संस्थान हैं, ये पैसा कमाने के लिए उधर नहीं, सेवा इनका उद्देश्य होता है। तो सेवा उद्देश्य होता है तो वो कहलाते हैं, वो जो जितने भी हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, वो रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो उससे वो कहलाता है, वो जो रिकॉर्ड होता है पूरा मेंटेन करने का, वो होता है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हैं, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसीप्ट एंड पेमेंट, टोटल रिसीव कर रहे हैं और टोटल पेमेंट कितने वो बनाते हैं। तो दूसरा इसका एक हिस्सा होता है, वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, तो वो लोग बनाते हैं। और जो कॉमर्शियल कंसर्न होते हैं, प्योर कॉमर्शियल है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो इसमें हम जो है, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, धार्मिक संस्थान होते हैं, कोई एनजीओज होते हैं, ये सब इसी पर्पज से यही अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो है हम सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में और रिसीट एंड पेमेंट में क्या अंतर है, इन दोनों को अंतर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यदि आप कहीं अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं और ऐसी संस्था जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर चले जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन दोनों में अंतर होता है और कैसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ये कहलाता है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कमाना जिनका उद्देश्य नहीं है, जिसकी सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये आपका जो है सेकेंड यूनिट मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि थर्ड यूनिट में जब हम आएंगे तो एक चैप्टर होता है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन। अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या हुआ कि क्या होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो एक सिस्टम जो है, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सिस्टम ऐसा है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको तुरंत निकाल नहीं पाते, ड्रॉ नहीं कर पाते, तो वो कहलाता है, इस सिस्टम को कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और एक डबल एंट्री सिस्टम है, आपको कौन सा, जैसे एडवर्टीजमेंट देखा आपने, पब्लिसिटी अकाउंट देखा, तुरंत खोला, उससे आपको टोटल कितना डेबिट हुआ अभी तक का खर्च हमने तुरंत निकाल लिया। बहुत सारे हेड में हम ये निकाल सकते, तो वो कहलाता है कंप्लीट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इस प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम में और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में क्या दोनों का अंतर है, इस थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। इसी यूनिट में, थर्ड यूनिट में, वो एक चैप्टर और भी है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम, देखो एक बार हम कभी पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वो भी एक चैप्टर होता है, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को कैसे फाइनलाइज करेंगे, और ये जो चैप्टर है ये है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम। यानी ये कह रहे हैं कि यदि आप कोई इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, यानी आपका व्हीकल का इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, यदि कोई आप बीमार पड़ गया है उसका इंश्योरेंस क्लेम हो रहा है, लाइफ का इंश्योरेंस आपका है, तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसका आधार क्या होता है, तो यहाँ पर जो एश्योरेंस होता है, और वो अकाउंटिंग सिस्टम में जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं वो क्लेम करते हैं लोग। जैसे क्या व्यक्ति सोचता है कि मैंने एक स्कूटर खरीदी, मैंने 50,000 की एक स्कूटर खरीदी है, और स्कूटर खरीदने के बाद जो है मुझे एक्सीडेंट हो गया, मुझे उतना पैसा दिया जाए। या व्यक्ति ये भी सोचता है कि मेरी गाड़ी को जो है 10 साल हो गए चलाते चलाते, अब मेरी गाड़ी का 11वें साल में एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे पूरा क्लेम मिले पूरी राशि का। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने जब गाड़ी खरीदी थी तब कितने की थी, वो 50,000 की थी। अब 50,000 में एक एनुअल वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन की, 10% मान लें, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की है या 12 साल लाइफ है, तो आप 12 से डिवाइड करके 1 साल का एनुअल जो है डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो एनुअल डेप लगाते 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 हम कहाँ तक आ गए, 10 साल बाद, क्योंकि जब खरीदी थी जब 50,000 की थी, लेकिन 10 साल के बाद वो 50,000 की कीमत नहीं हो गई, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है 5,000 हो जाएगी, ये जीरो वैल्यू हो गई। अगर 12 साल लाइफ है तो, 10 साल लाइफ है तो, यदि 12 है या 15 है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, टोटल उसकी कॉस्ट को से ना उसकी एक्सपेक्टेड जो लाइफ है उससे डिवाइड करते हैं, तो एनुअल आता है। उसको राइट ऑफ करते करते लास्ट में मालूम पड़ा कि उसकी लास्ट वैल्यू 10,000 ही है कुल। तो फिर आपको जो क्लेम आपने किया है, आप 50,000 क्लेम कर रहे हैं, 40,000 क्लेम कर रहे हैं, वो राशि आपको नहीं मिलेगी। आखिर में कितना हुआ, 10,000। 10,000 आपकी जो है, इसकी लाइफ 2 साल की बची है और आपका क्लेम जो बच रहा है वो 10,000 बच रहा है। तो 10,000 रुपये के आधार पे उतना डैमेज कितना हुआ है ये वो निकालते हैं कि आपको एक्चुअली में इंश्योरेंस क्लेम कितना आपको मिलना चाहिए। तो ये क्लेम को कैलकुलेट करने का है, अकाउंट्स को फाइनलाइज करने की बात नहीं है। यह अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम कैसे करते हैं, क्लेम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यदि कभी आपकी पोस्टिंग जो है इंश्योरेंस कंपनी में हो जाए तो ये चीज़ें हमको आना चाहिए
कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिक फंडे क्या होते हैं, वो चीज़ें जो है सारी चीज़ें अपन यूनिट जो है 3rd यूनिट में इस चैप्टर के अंदर जो है अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम है, इसका कैलकुलेशन जो इम्पोर्टेंट होता है। अकाउंटिंग तो अपनी जगह है, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कैलकुलेशन है कि कैसे क्लेम को कैलकुलेट करना है आपको। तो ये यूनिट हम जो 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है 4th यूनिट आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? जो जिनके पास एक्सेस मनी होती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं और अदर सर्विस क्लास भी होता है, वो व्यक्ति के पास एक्सेस मनी है, 10,000 है, 20,000, 50,000, 1,00,000, तो वो क्या करते हैं, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, बहुत सी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का एक हिस्से को वो इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं लगाते हैं। जब लगाते हैं तो इस दिशा में इसको कह लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके इन्वेस्टमेंट को तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग तरीके का अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसको मेंटेन किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसे सिक्योरिटीज़ हैं, ऐसे डिवेंचर्स हैं, ऐसे शेयर्स हैं, कहीं जो है क्वार्टरली आपको रिफंड मिलता है, रिटर्न मिलता है। जैसे रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट भी होता है, रिटर्न के रूप में जो है डिविडेंड भी मिलता है। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स के ऊपर जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो कहीं कहीं जो है ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट देती हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो हाफ ईयरली देती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एनुअली रिटर्न देती हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस हो या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो। वो रिटर्न जो है वो एनुअल पैटर्न पे देते हैं, हाफ ईयरली देते हैं। अब जब हाफ ईयरली देंगे या एनुअल पैटर्न देंगे तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन किस में पैसा इन्वेस्ट किया। हमने जो कम इंटरेस्ट परचेस किया, एक्स इंटरेस्ट किया, ब्याज सहित खरीदा है, ब्याज रहित खरीदा है, ये चीज़ें उसके ऊपर जो है एट द टाइम ऑफ परचेज बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो हैं उसमें प्लस होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल्स, सिक्योरिटी की जब सेल करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर उसमें से जो है माइनस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, जिससे आप स्कूटर खरीदते हैं, अब एक स्कूटर खरीदा है, गाड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, वो कितने की है? मान पड़ा 60,000 की। अब 60,000 में आपने उसकी नेकेट वैल्यू है 60,000, फिर आपने उसमें इंश्योरेंस कराया, एक्सेसरीज लगाई, कुछ और दिया, ऑन रोड टैक्स दिया, सब मिला के उसके 10,000 रुपये और खर्च हो गए। तो टोटल गाड़ी के 60 + 10 यानी कितने हो गए? 70। तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 70। यदि कोई पूछे कितने की गाड़ी है तो आप क्या बताते हैं? 70,000। ये आपके एक्सपेंडिचर का एक, उसकी कॉस्ट का एक हिस्सा है जो आपको उसके बगैर रोड पे गाड़ी में नहीं आ सकती, टैक्स देना अनिवार्य है। उसी प्रकार से हमने बहुत सी सिक्योरिटीज खरीदते हैं और वो होती है विथ इंटरेस्ट, यानी कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट यानी हमने जो खरीदा है, सिक्योरिटी भी खरीदी है और उसका इंटरेस्ट भी खरीदा है, दोनों चीज़ें खरीदी हैं, तो कम इंटरेस्ट कहलाता है। कुछ चीज़ें एक्स इंटरेस्ट है कि सब इंटरेस्ट शामिल उसमें नहीं होगा। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड जो है कि एंड ऑफ द ईयर में हमें टोटल सिक्योरिटीज से प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके बाद खर्च कितना हो रहा है। जिसको लगता है कि पीरियड बहुत अच्छा है, हमें अच्छी कीमत मिल रही है, उसको हम सेल भी कर देते हैं। सेल करते समय कभी कभी 50% सेल करते हैं, 50% रखते हैं, कभी कभी 75% सेल करते हैं, 25% रखते हैं, कभी कभी 100% सेल कर देते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड है, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कहाँ उनका काम ही जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के अलग अलग डेट्स में। ये सर्टेन पीरियड मैंने बताया, एक पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर का पीरियड होता है 1 साल का। उस 1 साल में जो है वो कई तरह की सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स खरीदते हैं और इसी तरह से उनको सेल भी करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर भी सेल करते हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड जो है, इससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये चीज़ें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम सीखते हैं, समझते हैं। ये ज़रूरत पड़ती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। आप किसी जो है ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पूरा रिकॉर्ड इस तरह का मेंटेन होता है, जो फाइनेंस कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी उसमें बड़ी मदद करेंगी। फिर एक चैप्टर, इसी यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं, इसी 4th यूनिट में 3 चैप्टर हैं। 3 में से एक मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है वॉयज अकाउंट। वॉयज अकाउंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं जहाजी लेखे। सामान्यतः जो है लोगों को इसका देखने का कम पड़ता है। वॉयज अकाउंट में क्या होता है, ये शिपिंग कंपनी होती है, वो इसको अलग तरह से मेंटेन करती हैं और वो उसमें टोटल डेबिट, क्रेडिट, टोटल एक्सपेंडिचर, सारा रिकॉर्ड जो है वॉयज अकाउंट में बनाते हैं। तो वो थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यदि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी वॉयज कंपनी में मिलती है तो वॉयज कंपनी में जहाजी लेके बनाने पड़ते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट हम जो है थोड़ा माइनर चेंज होता है। उस सिस्टम के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हम करते हैं, इसमें हम सीखेंगे। इसी तरह से तीसरा चैप्टर हमारा 4th यूनिट का तीसरा चैप्टर है, वो है इंसॉल्वेंसी अकाउंट।
इंसॉल्वेंसी अकाउंट, दिवालिया लेखे। अर्थात इसमें जो है हम पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, ऐसा कहा जाता है कि जब यदि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो रहा है और एक हमारी फर्म, हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, दोनों चीज़ें हैं। यदि व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स हैं और वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो ऐसी दिशा में उससे लाखों की लायबिलिटी उसके पास थी, लेकिन कोर्ट ने उसको जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया होता है, तो वो किसी भी तरह से कोई व्यक्ति उससे क्लेम 1 रुपया भी नहीं कर सकता है। यदि कोई कंपनी की बात करें, यदि अपन कोई कंपनी है और यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, वो दिवालिया हो जाती है, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि उसकी एसेट्स जो हैं बहुत कम है और लायबिलिटीज उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट के रिकॉर्ड से उसको टेली किया, मिलाया, सारी चीज़ों को देखा, सारी उसकी पर्सनल स्टेट कितनी थी, उसकी कंपनी की स्टेट कौन कौन सी है, प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी, सब मिला के देख लिया कि वो जो है किसी भी तरह का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, उसकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी दशा में उस कंपनी को कोर्ट जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरी कंपनी उस कंपनी से 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर सकती, लीगली किसी को राइट नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें जो है हम कहाँ सीखेंगे, हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट में सीखेंगे। बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि चौथे यूनिट में, 4th यूनिट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वाइज अकाउंट है और इंसॉल्वेंसी अकाउंट है। ये 3 अकाउंट को अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह के हैं। ये इंसॉल्वेंसी प्योर कॉमर्शियल कंसर्न होता है, इन्वेस्टमेंट जो है ये एक फाइनेंशियल कंपनी होती है, और वाइज अकाउंट जो है शिपिंग कंपनी होती है। इसके बाद जो है यदि अपन बात करते हैं 5th यूनिट में, हम जो 5th यूनिट में इस सेमेस्टर का जो अंतिम यूनिट होगा वो है 5th यूनिट, और वो 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ फर्म एंड अमलगमेशन, यानी साझेदारी फर्म का विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, हमेशा बच्चों ये ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कहीं कहीं सोल ट्रेडर की बात भी हो सकती है, किसी कंपनी की बात भी हो सकती है, और ये जो है यहाँ पार्टनरशिप की बात है, अलग अलग तरह की होती हैं। फर्म शब्द जो यूज होता है वो हमेशा पार्टनरशिप में ही यूज होता है। फर्म जो वर्ड है FIRM, ये फर्म जो शब्द है, फर्म सिर्फ पार्टनरशिप के लिए ही लगता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी एक फर्म का समापन। क्योंकि एक फर्म जो है, जिस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है, उसका जन्म होता है, उसी तरह से उसका समापन भी होता है। और समापन भी नियम अनुसार पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, उस एक्ट के मुताबिक उसका समापन हम करते हैं। और समापन करते हैं तो किस तरह से होगा, किस किस से पैसा लेना है, किसको देना है, एक एक अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं हमारा, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो ड्राइंग अकाउंट हो, इंटरेस्ट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जितने भी ओवरऑल, चाहे डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, हर अकाउंट को हम बंद करेंगे। सब क्लोज होते हैं, हर अकाउंट क्लोज होता है। इन सबको क्लोज करने के लिए फिर हम एक जो है, कहीं जरूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कहीं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन यानी यहाँ पर हम सबसे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन ओपन करते हैं और बारी स्टेप बाय स्टेप एक एक अकाउंट को हम क्लोज करते जाते हैं, और अंत में जब क्लोज कर देंगे, जब समाप्त हो जाएगा, तो ये माना जाएगा कि जितने भी ए से लेकर जेड, ये 50 अकाउंट हैं, 100 अकाउंट हैं आपके खुले हुए, 200 अकाउंट खुले हुए, सब अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और सब एक अकाउंट खुलेगा, वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन के माध्यम से हम पैसा वसूल करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, किस किस को देना है, टोटल ओवरऑल फर्म का हम समापन करेंगे। तो इस प्रकार से ये कहलाता है डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का समापन। और धीरे धीरे से जिससे पैसा ले, जितना पैसा हमारे पास है उस लाइट में हम सबका पेमेंट भी कर देते हैं। जो लास्ट में प्रॉफिट होता है तो शेयर्स में बढ़ जाता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स भी उसको बियर करते हैं। तो इस प्रकार से डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म जो है, इसके बारे में हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे। और साथ में जो है एक शब्द दिया हुआ है इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ फर्म, यानी अब यहाँ पर डिसॉल्यूशन है और डिसॉल्यूशन की जगह यदि सेल्स ऑफ फर्म, उन्होंने फर्म को सेल कर दिया, किसी दूसरी का फर्म ने उसको ले लिया या दूसरी कंपनी ने उसको ले लिया और उसको खरीद लिया, तो ये यहाँ पर सेलिंग या डिसॉल्यूशन, समापन तो होगा पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है और फर्म जो है हम यहाँ पर सेल कर देंगे, तो ये कहलाता है सेल्स ऑफ फर्म। और लास्ट में इसका एक है एंड अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन ऑफ फर्म यानी हमारी 2 पार्टनरशिप फर्म हैं, एक फर्म का नाम है ए फर्म, दूसरा का नाम है बी फर्म।
एक फर्म का नाम है एक्स फर्म, दूसरी फर्म का नाम है वाई फर्म। और एक्स और वाई दोनों जब एमलगमेट हो जाती है, एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, एक जैसा काम करने वाले लोग हैं, तो जो कंपटीशन है उनके बीच में उसको अवॉइड करने के लिए वो दोनों मिल जाते हैं और दोनों की फर्म एमलगमेट हो जाती है। एमलगमेट होके वो दोनों मिल जाते हैं और वो कंपटीशन खत्म हो जाता है और दोनों मिलके जब काम करते हैं तो एमलगमेशन ऑफ फर्म कहलाता है। यानी 5th यूनिट में दो फर्म एक जैसा बिजनेस करने वाले हैं, एक जैसी विचारधारा के लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं, बहुत सारे उसके फैक्टर्स काम करते हैं। तो ऐसी दिशा में वो लोग जब मिल जाते हैं तो दोनों फर्म का एमलगमेशन हो जाता है। इस प्रकार से ये एकीकरण कहलाता है। एकीकरण फर्मों का यानी पार्टनरशिप फर्म का जो साझेदारी फर्म है उसका एकीकरण मिलके यानी एमलगमेशन कहलाता है। इस प्रकार से मैंने आपको ओवरऑल जो है ये बताया कि एक फर्म में किस तरह से यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड में क्या पढ़ेंगे, दूसरे में। अब मैं ओवरऑल समराइज करूँ यदि आज की बात को, तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ ए कॉमर्शियल कंसर्न। फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कॉमर्शियल कंसर्न, एक व्यवसायी कैसे फाइनल अकाउंट बनाता है, विथ एडजस्टमेंट कैसे काम करता है, हर जगह हर छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी इसको मेंटेन करता है। दूसरी चीज मैं बात कर रहा था आपको कि सेकेंड यूनिट में वो है एडवांस प्रॉब्लम ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट कैसे रिकंसाइल करते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर्स यानी गलती हो जाती है उसको सुधार करते हैं, और अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉमर्शियल कंसर्न ऊपर सीखा, यहाँ पर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अधूरे जो रिकॉर्ड है, इनकम्प्लीट सिस्टम है वो क्या है, उससे कैसे होता है, और वो और डबल एंट्री सिस्टम में दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कैसे, अभी तक कंपनी पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट ऑफ एक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर पढ़ेंगे आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चौथा यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट जो है वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैसे एक फाइनेंशियल कंपनी है इन्वेस्टमेंट या कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है तो कैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है। वॉयज कंपनी जो है शिपिंग कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज कैसे करती है। इंसॉल्वेंसी में वर्क कैसे करना पड़ता है, उसमें क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है, किन बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, उसका अमलगमेशन और देयर सेल्स वो कैसे हो सकता है। बच्चों ये अकाउंटिंग की बात कर रहा था एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर के आधार पर इसमें यदि एक्सपर्टाइज हैं आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो किसी भी कंपनी में आप अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यू कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, पीएससी दे सकते हैं। ये सारे ओवरऑल क्यों ये पेपर, यदि आपको अकाउंटिंग नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू में अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट ही पूछता है। वो आपका अकाउंट का सवाल नहीं देता कि सवाल करके दिखाओ, नहीं वो नहीं देता, वो सीधे एडजस्टमेंट पूछेगा, बेसिक फंडे पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अब सवाल तो पूछा नहीं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इन्हें एक्चुअली जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा हमने, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस दैट विल बी वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज़ हमें बेसिक चीज़ें सीखना पड़ती है कि कैश का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो अकाउंट्स आप पढ़ेंगे इसमें एमकॉम में हर चीज़ में, मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी में आपके जाने की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, बैंकिंग कंपनी में जाने की अपॉर्चुनिटी खुलती है, कॉमर्शियल कंसर्न में जाने की अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, नॉन कॉमर्शियल कंसर्न एनजीओज में भी आपकी संभावना बढ़ सकती है। आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में भी एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का काम कर सकते हैं, आप शिपिंग कंपनी में आप जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर ओवरऑल जो है आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे जहाँ की आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, आप जो है इंसॉल्वेंसी की बुक्स ऑफ अकाउंट यदि आपको पूछेगा तो इसमें आपको बढ़िया नॉलेज हो जाएगा कि इंश्योरेंस के लीगल रूल्स क्या हैं इसके संबंध में, ये भी आप किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इंश्योरेंस कंपनी में सिलेक्शन होता है तो क्लेम का बेसिक फंड आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों आज आपने चर्चा की, अगले समय आप फिर मुलाकात होगी और उस समय अपन ये देखेंगे कि एक एक चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, वो कैसे किन बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आज ओवरऑल मैंने आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम 5 यूनिट में पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज़ ओवरऑल मैंने आपको बताया। आपसे भेंट हुई मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये आपके लिए पूरे सिलेबस का मैंने आपको ओवरऑल ओवरव्यू बताया कि किस तरह से सिलेबस हमारा है। आप सबको उज्ज्वल भविष्य की कामना। थैंक यू वेरी मच।